सचिन तेंदुलकर। सचिन रमेश तेंदुलकर जन्म 24 अप्रैल 1973, एक भारतीय पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय टीम की कप्तानी की। क्रिकेट के इतिहास में सबसे महान बल्लेबाजों, दुनिया के सबसे विपुल बल्लेबाज के रूप में प्रतिष्ठित, वह क्रमशः 18,000 से अधिक रन और 15,000 रन के साथ एक दिवसीय और टेस्ट क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में प्लेयर ऑफ द मैच प्राप्त करने का रिकॉर्ड भी है। तेंदुलकर 2012 से 2018 तक राष्ट्रपति पद के नामांकन द्वारा राज्यसभा के सांसद। तेंदुलकर ने 11 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया। 15 नवंबर 1989 को 16 साल की उम्र में कराची में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में पदार्पण किया और 24 साल से अधिक समय तक घरेलू स्तर पर मुंबई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। 2002 में अपने करियर के आधे रास्ते में विजडन ने उन्हें डॉन ब्रैडमैन के बाद अब तक का दूसरा सबसे महान टेस्ट बल्लेबाज और विव रिचर्ड्स के बाद अब तक का दूसरा सबसे महान वनडे बल्लेबाज का दर्जा दिया। उसी वर्ष तेंदुलकर उस टीम का हिस्सा थे जो 2002 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के संयुक्त विजेताओं में से एक थी। अपने करियर के बाद में तेंदुलकर 2011 क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे, जो भारत के लिए 6 विश्व कप में उनकी पहली जीत थी। इससे पहले उन्हें 2003 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था। तेंदुलकर को भारत सरकार से कई पुरस्कार मिले हैं। अर्जुन पुरस्कार 1994, खेल रत्न पुरस्कार 1997, पद्मश्री 1998 और पद्म विभूषण 2008। नवंबर 2013 में तेंदुलकर ने अपना आखिरी मैच खेलने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की। वह पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी थे और 2023 तक सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता हैं। 2010 में टाइम ने तेंदुलकर को दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की अपनी वार्षिक सूची में शामिल किया। तेंदुलकर को 2010 के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी पुरस्कारों में क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। 2012 में एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद उन्होंने अपना 200वां टेस्ट मैच खेलने के बाद नवंबर 2013 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। तेंदुलकर ने कुल 664 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले, जिसमें 34,357 रन बनाए। 2013 में तेंदुलकर को विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर सर्वकालिक टेस्ट विश्व एकादश में शामिल किया गया था और वह विव रिचर्ड्स के साथ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के युग के एकमात्र विशेषज्ञ बल्लेबाज थे जिन्हें टीम में शामिल किया गया था। 2019 में उन्हें आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। 24 अप्रैल 2023 को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने तेंदुलकर के 50वें जन्मदिन। प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल 1973 को महाराष्ट्र के बॉम्बे के दादर इलाके में निर्मल नर्सिंग होम में हुआ था। एक महाराष्ट्रियन परिवार में उनके पिता रमेश तेंदुलकर एक मराठी भाषा के उपन्यासकार और कवि थे, जबकि उनकी मां रजनी बीमा उद्योग में काम करती थीं। तेंदुलकर के पिता ने उनका नाम अपने पसंदीदा संगीत निर्देशक सचिन देव बर्मन के नाम पर रखा था। तेंदुलकर के 3 बड़े भाई बहन हैं, 2 सौतेले भाई नितिन और अजीत और एक सौतेली बहन सविता। वे उनके पिता की पहली पत्नी की संतान थे, जिनकी तीसरे बच्चे के जन्म के बाद मृत्यु हो गई थी। उनके भाई अजीत बॉम्बे की कांगा क्रिकेट लीग में खेलते थे। तेंदुलकर ने अपने प्रारंभिक वर्ष बांद्रा पूर्व में साहित्य सहवास सहकारी आवास सोसाइटी में बिताए। एक युवा लड़के के रूप में तेंदुलकर को एक बदमाश माना जाता था और वह अक्सर अपने स्कूल में नए बच्चों के साथ झगड़ा करता था। बचपन में तेंदुलकर को टेनिस और क्रिकेट दोनों में रुचि थी। वह खास तौर पर अमेरिकी खिलाड़ी जॉन मैकेनरो को अपना आदर्श मानते थे और 7 या 8 साल की उम्र में अपने बाल लंबे करके अपने हीरो की नकल करते थे। इस समय तेंदुलकर नियमित रूप से टेनिस रिस्टबैंड और हेडबैंड पहनते थे और टेनिस के प्रति अपने प्यार की निशानी के तौर पर अपने साथ टेनिस रैकेट रखते थे। उनकी बदमाशी की प्रवृत्ति को रोकने में मदद करने के लिए उनके बड़े भाई अजीत ने 1984 में तेंदुलकर को क्रिकेट से परिचित कराया। अजीत ने उन्हें दादर के शिवाजी पार्क में क्रिकेट कोच रमाकांत आचरेकर से मिलवाया। उनकी पहली मुलाकात में तेंदुलकर अच्छा नहीं खेलते थे। अजीत ने आचरेकर से कहा कि कोच द्वारा उन्हें देखे जाने के कारण वह असहज महसूस कर रहे थे और अपना स्वाभाविक खेल नहीं दिखा रहे थे। अजीत ने कोच से अनुरोध किया कि वे उन्हें खेलने का एक और मौका दें, लेकिन एक पेड़ के पीछे छिपकर देखें। इस बार तेंदुलकर जाहिर तौर पर बिना देखे बहुत बेहतर खेले और उन्हें आचरेकर की अकादमी में स्वीकार कर लिया गया। बेहतर स्रोत की आवश्यकता है।
आचरेकर तेंदुलकर की प्रतिभा से प्रभावित हुए और उन्हें अपनी स्कूली शिक्षा शारदाश्रम विद्यामंदिर स्कूल में स्थानांतरित करने की सलाह दी। दादर का एक स्कूल जिसने कई उल्लेखनीय क्रिकेटरों को जन्म दिया था। उन्होंने 1984 के अंत में शारदाश्रम के लिए एक क्रिकेटर के रूप में अपनी शुरुआत की। इससे पहले तेंदुलकर ने बांद्रा पूर्व में भारतीय शिक्षा सोसाइटी के न्यू इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई की थी। उन्हें सुबह और शाम शिवाजी पार्क में आचरेकर के मार्गदर्शन में कोचिंग भी मिली थी। तेंदुलकर घंटों अभ्यास करते थे। अगर वह थक जाते थे, आचरेकर स्टंप के ऊपर ₹1 का सिक्का रख देते थे और तेंदुलकर को आउट करने वाला गेंदबाज सिक्का प्राप्त करता था। अगर तेंदुलकर बिना आउट हुए सत्र पूरा कर लेते तो कोच उन्हें सिक्का देते थे। स्कूल क्रिकेट के अलावा तेंदुलकर ने क्लब क्रिकेट भी खेला। 1984 में 11 साल की उम्र में उन्होंने जॉन ब्राइट क्रिकेट क्लब के लिए खेलते हुए कांगा क्रिकेट लीग में पदार्पण किया। 1988 की शुरुआत में उन्होंने क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया के लिए खेला। 1987 में 14 वर्ष की आयु में उन्होंने तेज गेंदबाज के रूप में प्रशिक्षण लेने के लिए मद्रास अब चेन्नई में एमआरएफ पेस फाउंडेशन में भाग लिया, लेकिन प्रशिक्षक ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज डेनिस लिली प्रभावित नहीं हुए और उन्होंने सुझाव दिया कि तेंदुलकर अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान केंद्रित करें। 20 जनवरी 1987 को वह बॉम्बे के ब्रेबोर्न स्टेडियम में एक प्रदर्शनी मैच में इमरान खान की तरफ से एक विकल्प थे। कुछ महीने बाद पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने तेंदुलकर को अपने हल्के पैड की एक जोड़ी दी और उन्हें बॉम्बे क्रिकेट एसोसिएशन का सर्वश्रेष्ठ जूनियर क्रिकेटर पुरस्कार न मिलने पर निराश न होने के लिए कहा। इस अनुभव के बारे में तेंदुलकर ने बाद में कहा, यह मेरे लिए प्रोत्साहन का सबसे बड़ा स्रोत था। 1988 में शारदाश्रम के लिए खेलते हुए तेंदुलकर और विनोद कांबली ने सेंट जेवियर्स हाई स्कूल के खिलाफ लॉर्ड हैरिस शील्ड इंटर स्कूल गेम में 664 रनों की अटूट साझेदारी की। तेंदुलकर ने उस मैच में 326 नाबाद रन बनाए और टूर्नामेंट में 1000 से अधिक रन बनाए। यह 2006 तक क्रिकेट के किसी भी रूप में एक रिकॉर्ड साझेदारी थी, जब इसे भारत के हैदराबाद में 2 जूनियर क्रिकेटरों ने तोड़ा। कैरियर का आरंभ 14 नवंबर 1987 को 14 साल की उम्र में तेंदुलकर को 1987 से 88 सीजन के लिए रणजी ट्रॉफी में बॉम्बे का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था, लेकिन उन्हें किसी भी मैच में अंतिम 11 के लिए नहीं चुना गया था। हालांकि उन्हें अक्सर एक स्थानापन्न क्षेत्ररक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। एक साल बाद 11 दिसंबर 1988 को 15 साल और 232 दिन की उम्र में तेंदुलकर ने वानखेड़े स्टेडियम में गुजरात के खिलाफ बॉम्बे के लिए पदार्पण किया और उस मैच में नाबाद 100 रन बनाए, जिससे वह प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पदार्पण पर शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बन गए। उन्हें बॉम्बे के कप्तान दिलीप वेंगसरकर ने टीम के लिए खेलने के लिए चुना था, जिन्होंने उन्हें वानखेड़े स्टेडियम के क्रिकेट अभ्यास नेट्स में कपिल देव के साथ खेलते हुए देखा था, जहां भारतीय टीम दौरे पर आई न्यूजीलैंड टीम के खिलाफ खेलने आई थी। तेंदुलकर ने 1988 से 89 के रणजी ट्रॉफी सीजन को बॉम्बे के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में समाप्त किया। उन्होंने 67.77 की औसत से 583 रन बनाए और कुल मिलाकर 8वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। 1988 और 1989 दोनों में उन्हें स्टार क्रिकेट क्लब के बैनर तले इंग्लैंड का दौरा करने वाली एक युवा भारतीय टीम के लिए चुना गया था। 1990 से 91 के रणजी ट्रॉफी फाइनल में, जिसे बॉम्बे हरियाणा से हार गया था, तेंदुलकर की 75 गेंदों में 96 रनों की पारी ने बॉम्बे को जीत का मौका दिया, क्योंकि इसने अंतिम दिन केवल 70 ओवरों में 355 रनों का पीछा करने का प्रयास किया था। 1989 से 90 सीजन की शुरुआत में शेष भारत के लिए खेलते हुए तेंदुलकर ने दिल्ली के खिलाफ ईरानी ट्रॉफी मैच में नाबाद शतक बनाया। 1995 के रणजी ट्रॉफी के फाइनल में बॉम्बे की कप्तानी करते हुए तेंदुलकर ने पंजाब के खिलाफ 140 और 139 रन बनाए। 1995 से 96 के ईरानी कप में उन्होंने शेष भारत के खिलाफ मुंबई की कप्तानी की। उनका पहला दोहरा शतक 204 1998 में ब्रेबोर्न स्टेडियम में मेहमान ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ खेलते हुए मुंबई के लिए था। वह अपने तीनों घरेलू प्रथम श्रेणी टूर्नामेंटों रणजी, ईरानी और दलीप ट्रॉफी में पदार्पण पर शतक बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। एक और दोहरा शतक 2000 रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में तमिलनाडु के खिलाफ 233 की पारी थी, जिसे वह अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ पारियों में से एक मानते हैं। कुल मिलाकर तेंदुलकर 5 रणजी ट्रॉफी फाइनल का हिस्सा थे, जिसमें मुंबई ने 4 जीते। काउंटी क्रिकेट 1992 में 19 वर्ष की आयु में तेंदुलकर यॉर्कशायर का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले विदेशी खिलाड़ी बने,
जिसने तेंदुलकर के टीम में शामिल होने से पहले यॉर्कशायर के बाहर से कभी भी खिलाड़ियों का चयन नहीं किया, यहां तक कि यूके आधारित भी नहीं। चोटिल ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज क्रेग मैकडरमॉट के प्रतिस्थापन के रूप में यॉर्कशायर के लिए चुने गए। तेंदुलकर ने टीम के लिए 16 प्रथम श्रेणी मैच खेले और 46.52 की औसत से 1070 रन बनाए। आजीविका। प्रारंभिक दौरे। राज सिंह डूंगरपुर को 1989 के अंत में पाकिस्तान के भारतीय दौरे के लिए तेंदुलकर के चयन का श्रेय दिया जाता है। एक प्रथम श्रेणी सत्र के बाद भारतीय चयन समिति ने उस वर्ष की शुरुआत में आयोजित वेस्टइंडीज के दौरे के लिए तेंदुलकर का चयन करने में रुचि दिखाई थी, लेकिन अंततः उनका चयन नहीं किया क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि वह अपने करियर की शुरुआत में वेस्टइंडीज के प्रमुख तेज गेंदबाजों के संपर्क में आएं। तेंदुलकर 16 वर्ष और 205 दिन की उम्र में टेस्ट में भारत के लिए पदार्पण करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी थे और 16 वर्ष और 238 दिन की उम्र में भारत के लिए वनडे में पदार्पण करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी थे। तेंदुलकर ने 16 साल और 205 दिन की उम्र में कराची में नवंबर 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था। उन्होंने 15 रन बनाए। वकार यूनिस द्वारा बोल्ड किए गए, जिन्होंने उस मैच में अपना पदार्पण भी किया था। उन्हें इस बात के लिए जाना जाता था कि उन्होंने पाकिस्तानी तेज आक्रमण के हाथों अपने शरीर पर कई बार कैसे झेले। सियालकोट में चौथे और अंतिम टेस्ट मैच में यूनिस द्वारा फेंकी गई बाउंसर उनकी नाक पर लगी, लेकिन उन्होंने चिकित्सा सहायता लेने से इनकार कर दिया और नाक से खून बहने के बावजूद बल्लेबाजी जारी रखी। द्विपक्षीय श्रृंखला के समानांतर पेशावर में आयोजित 20 ओवर के प्रदर्शनी खेल में तेंदुलकर ने 18 गेंदों पर 53 रन बनाए, जिसमें एक ओवर भी शामिल था जिसमें उन्होंने लेग स्पिनर अब्दुल कादिर द्वारा फेंके गए 27 रन बनाए थे। इसे बाद में तत्कालीन भारतीय कप्तान कृष्णमाचारी श्रीकांत ने मेरे द्वारा देखी गई सर्वश्रेष्ठ पारियों में से एक कहा था। कुल मिलाकर तेंदुलकर ने टेस्ट श्रृंखला में 35.83 की औसत से 215 रन बनाए और खेले गए एकमात्र एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वनडे में बिना रन बनाए आउट हो गए। श्रृंखला के बाद न्यूजीलैंड का दौरा हुआ जिसमें उन्होंने टेस्ट मैचों में 29.25 की औसत से 117 रन बनाए। वह खेले गए 2 एक दिवसीय मैचों में से एक में बिना रन बनाए आउट हो गए और दूसरे में 36 रन बनाए। 1990 में इंग्लैंड के दौरे पर 14 अगस्त को वह टेस्ट शतक बनाने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बने क्योंकि उन्होंने मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में दूसरे टेस्ट में नाबाद 119 रन बनाए। विजडन ने उनकी पारी को अत्यधिक परिपक्वता का एक अनुशासित प्रदर्शन के रूप में वर्णित किया और यह भी लिखा, वह भारत के प्रसिद्ध सलामी बल्लेबाज गावस्कर के अवतार लग रहे थे और वास्तव में उनके पैड पहने हुए थे। जब उन्होंने अपना पहला टेस्ट शतक बनाने में स्ट्रोक्स की पूरी श्रृंखला का प्रदर्शन किया तो सबसे उल्लेखनीय उनके बैक फुट से ऑफसाइड शॉट थे। तेंदुलकर की प्रतिष्ठा 1992 क्रिकेट विश्व कप से पहले आयोजित 1991 से 92 के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान बढ़ी। दौरे के दौरान उन्होंने सिडनी में तीसरे टेस्ट में नाबाद 148 रन बनाए, जिससे वे ऑस्ट्रेलिया में शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बन गए। इसके बाद उन्होंने पर्थ में अंतिम टेस्ट में मर्व ह्यूजेस, ब्रूस रीड और क्रेग मैकडरमोट के तेज गेंदबाजों के खिलाफ तेज उछाल वाली पिच पर 114 रन बनाए। ह्यूजेस ने उस समय एलन बॉर्डर से कहा था कि यह छोटा सा शैतान तुमसे ज्यादा रन बनाने वाला है, एबी रैंक के माध्यम से ऊपर उठो। 1994-96 एक दिवसीय मैच। तेंदुलकर ने 1994 में न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑकलैंड में बल्लेबाजी की और 49 गेंदों पर 82 रन बनाए। 84 उन्होंने अपना पहला वनडे शतक 9 सितंबर 1994 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रीलंका के कोलंबो में बनाया था। उन्होंने अपना पहला शतक बनाने से पहले 78 वनडे मैचों में हिस्सा लिया था। तेंदुलकर का उदय तब जारी रहा जब वह 1996 के विश्व कप में 2 शतक बनाकर अग्रणी रन स्कोरर बने। वह श्रीलंका के खिलाफ सेमीफाइनल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले एकमात्र भारतीय बल्लेबाज थे। उद्धरण वांछित बल्लेबाजी के पतन के बीच तेंदुलकर गिर गए और मैच रेफरी क्लाइव लॉयड ने भीड़ द्वारा दंगा करने और मैदान पर कूड़ा फेंकने के बाद श्रीलंका को मैच देने का फैसला किया। विश्व कप के बाद उसी वर्ष पाकिस्तान के खिलाफ शारजाह में भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन खराब फॉर्म से गुजर रहे थे। तेंदुलकर और नवजोत सिंह सिद्धू दोनों ने शतक बनाकर दूसरे विकेट के लिए रिकॉर्ड साझेदारी की। आउट होने के बाद तेंदुलकर ने पाया कि अजहरुद्दीन इस बात को लेकर असमंजस में थे कि उन्हें बल्लेबाजी करनी चाहिए या नहीं। तेंदुलकर ने अजहरुद्दीन को बल्लेबाजी के लिए राजी किया और इसके बाद अजहरुद्दीन ने एक ओवर में 24 रन बनाए। भारत ने वह मैच जीत लिया।
इसने भारत को पहली बार एक दिवसीय मैच में 300 रन से अधिक का स्कोर बनाने में सक्षम बनाया। 1998 ऑस्ट्रेलियाई प्रतियोगिता। तेंदुलकर ने 1998 के कोका कोला कप में ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ शारजाह में 143 रन बनाए, जिसमें शेन वार्न, डेमियन फ्लेमिंग और माइकल कैस्प्रोविच के खिलाफ एक पारी में 5 छक्के शामिल थे। इस पारी को डेजर्ट स्टॉर्म के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह रेत के तूफान से बाधित हुई थी। 2020 में आईसीसी के एक सर्वेक्षण ने इसे तेंदुलकर की सर्वश्रेष्ठ वनडे पारी घोषित किया। 1998 की शुरुआत में भारत के ऑस्ट्रेलियाई दौरे में खेलते हुए तेंदुलकर ने लगातार 3 शतक बनाए। दौरे का फोकस तेंदुलकर और स्पिनर शेन वार्न के बीच टकराव था, दोनों अपने करियर के चरम पर थे। श्रृंखला की अगुवाई में तेंदुलकर ने लक्ष्मण शिवरामकृष्णन के साथ नेट्स में परिदृश्यों का अनुकरण किया। अपने दौरे के ओपनर में ऑस्ट्रेलिया ने 3 दिवसीय प्रथम श्रेणी मैच में ब्रेबोर्न स्टेडियम में मुंबई का सामना किया। तेंदुलकर ने नाबाद 204 रन बनाए क्योंकि शेन वार्न ने 16 ओवरों में 111 रन दिए और ऑस्ट्रेलिया 3 दिनों के भीतर मैच हार गया। टेस्ट के बाद भारत में 5 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला में भी उनकी गेंद से भूमिका थी, जिसमें कोच्चि जीत के लिए 310 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया 31वें ओवर में 3 विकेट पर 203 रन बनाकर आगे बढ़ रहा था, जब तेंदुलकर ने 10 ओवर में 32 रन देकर माइकल बेवन, स्टीव वॉ, डैरेन लेहमैन, टॉम मूडी और डेमियन मार्टिन के विकेट लेकर मैच को भारत के लिए पलट दिया। टेस्ट मैच की सफलता के बाद अप्रैल 1998 में शारजाह में एक त्रिकोणीय क्रिकेट टूर्नामेंट में लगातार 2 शतक लगे, पहला भारत को फाइनल में ले जाने के लिए एक जरूरी खेल में और फिर फाइनल में, दोनों ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। इन जुड़वा पारियों को डेजर्ट स्टॉर्म पारी के रूप में भी जाना जाता है। श्रृंखला के बाद वार्न ने दुखी होकर मजाक में कहा कि उन्हें अपने भारतीय दुश्मन के बारे में बुरे सपने आ रहे हैं। ढाका में आईसीसी 1998 क्वार्टर फाइनल में तेंदुलकर के योगदान ने भारत के सेमीफाइनल में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया, जब उन्होंने 128 गेंदों में 141 रन बनाकर 4 ऑस्ट्रेलियाई विकेट लिए। 1999 एशियाई टेस्ट चैंपियनशिप टेस्ट मैच और विश्व कप। उद्घाटन एशियाई टेस्ट चैंपियनशिप फरवरी और मार्च 1999 में भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका ने भाग लिया था। टूर्नामेंट के पहले 4 दिनों में लगभग 1 लाख लोगों ने भाग लिया, जिसने कुल टेस्ट उपस्थिति रिकॉर्ड का 63 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। पहले मैच में भारत और पाकिस्तान के बीच ईडन गार्डन्स में तेंदुलकर को पाकिस्तान के गेंदबाज शोएब अख्तर से टकराने के बाद मैच से आउट कर दिया गया था। भीड़ ने अख्तर पर वस्तुओं को फेंककर प्रतिक्रिया व्यक्त की और खिलाड़ियों को मैदान से बाहर ले जाया गया। तेंदुलकर और आईसीसी के अध्यक्ष द्वारा भीड़ से अपील करने के बाद मैच फिर से शुरू हुआ। हालांकि आगे के दंगों का मतलब था कि मैच 200 लोगों की भीड़ के सामने समाप्त हो गया। भारत फाइनल में आगे नहीं बढ़ पाया, जिसे पाकिस्तान ने जीत लिया और भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते राजनीतिक तनाव के कारण 2001-02 एशियाई टेस्ट चैंपियनशिप में भाग लेने से इनकार कर दिया। 1999 में चेपॉक में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मैच में तेंदुलकर ने 136 रन बनाए। भारत यह मैच 12 रनों से हार गया। तेंदुलकर के पिता रमेश तेंदुलकर की मृत्यु 1999 के क्रिकेट विश्व कप के दौरान हुई थी। तेंदुलकर अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भारत वापस आए और जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में नहीं खेल पाए। वे विश्व कप में वापस लौटे और ब्रिस्टल में केन्या के खिलाफ अपने अगले मैच में शतक 101 गेंदों पर नाबाद 140 रन बनाया। उन्होंने यह शतक अपने पिता को समर्पित किया। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में तेंदुलकर के 2 कार्यकाल बहुत सफल नहीं रहे। तेंदुलकर 1996 में कप्तान बने, लेकिन 1997 तक टीम का प्रदर्शन खराब रहा। कप्तान के रूप में तेंदुलकर के पहले कार्यकाल पर चर्चा करते हुए अजहरुद्दीन ने कहा, वह जीतेगा नहीं। यह छोटे के भाग्य में नहीं है। हिंदी नहीं जीतेगा। छोटे की नसीब में जीत नहीं है। तेंदुलकर अजहरुद्दीन के दूसरे कार्यकाल के लिए कप्तान बने। उन्होंने भारत का नेतृत्व ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर किया, जहां मेहमान टीम को नए विश्व चैंपियन ने 3-0 से हराया। कब तेंदुलकर ने प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार जीता, साथ ही एक गेम में प्लेयर ऑफ द मैच भी जीता। एक और टेस्ट सीरीज हार के बाद इस बार दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू मैदान पर 0-2 के अंतर से तेंदुलकर ने इस्तीफा दे दिया और सौरव गांगुली ने 2000 में कप्तान के रूप में पदभार संभाला। दक्षिण अफ्रीका मैच फिक्सिंग। 2000 में दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रीय टीम के सदस्यों ने भारत दौरे के दौरान मैच फिक्स करने का प्रयास किया।
घटना के बाद तेंदुलकर और 3 अन्य वरिष्ठ क्रिकेटरों ने यह सुनिश्चित करने के लिए काम किया कि जिन खिलाड़ियों का प्रदर्शन और आचरण संदिग्ध था, उन्हें फिर कभी भारतीय टीम में नहीं चुना जाए। 2007 में कप्तानी परिवर्तन में भूमिका। भारतीय टीम के 2007 के इंग्लैंड दौरे के दौरान राहुल द्रविड़ की कप्तानी से इस्तीफा देने की इच्छा जगजाहिर हो गई थी। तब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष शरद पवार ने तेंदुलकर को कप्तानी की पेशकश की, जिन्होंने इसके बजाय महेंद्र सिंह धोनी की सिफारिश की। पवार ने बाद में इस बातचीत का खुलासा किया, जिसमें धोनी का सुझाव देने का श्रेय तेंदुलकर को दिया, जिन्होंने कप्तान के रूप में बहुत सफलता हासिल की। निरंतर वृद्धि। 2001-02 माइक डेनिस घटना, कोलकाता टेस्ट और ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ना। भारत के 2001 के दक्षिण अफ्रीका दौरे के दौरान दूसरे टेस्ट मैच में रेफरी माइक डेनिस ने 4 भारतीय खिलाड़ियों पर अत्यधिक अपील करने के लिए जुर्माना लगाया और भारतीय कप्तान सौरव गांगुली पर अपनी टीम को नियंत्रित नहीं करने के लिए जुर्माना लगाया। डेनिस ने कथित गेंद से छेड़छाड़ के लिए तेंदुलकर को एक मैच से निलंबित कर दिया। टेलीविजन कैमरों ने ऐसी तस्वीरें कैद की, जिनसे पता चलता है कि तेंदुलकर क्रिकेट की गेंद की सीम को साफ करने में शामिल हो सकते हैं। यह घटना इतनी बढ़ गई कि खेल पत्रकारों ने डेनिस पर नस्लवाद का आरोप लगाया और इसके कारण डेनिस को तीसरे टेस्ट मैच के आयोजन स्थल में प्रवेश करने से रोक दिया गया। आईसीसी ने मैच का टेस्ट का दर्जा रद्द कर दिया क्योंकि टीमों ने नियुक्त रेफरी को अस्वीकार कर दिया था। 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोलकाता टेस्ट के अंतिम दिन तेंदुलकर ने 3 विकेट लिए, जिसमें मैथ्यू हेडन और एडम गिलक्रिस्ट के महत्वपूर्ण विकेट शामिल थे, जो पिछले टेस्ट में शतक बनाने वाले खिलाड़ी थे। उनके 3 विकेटों की बदौलत भारत मैच जीतने में सफल रहा। इसके बाद हुई 5 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला में उन्होंने गोवा के फतोरदा स्टेडियम में अंतिम मैच में तत्कालीन ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव वॉ का विकेट लेकर एक दिवसीय मैचों में अपना 100वां विकेट लिया। वेस्टइंडीज में 2002 की सीरीज में तेंदुलकर ने पहले टेस्ट में 79 रन बनाकर अच्छी शुरुआत की। पोर्ट ऑफ स्पेन में दूसरे टेस्ट में सचिन तेंदुलकर ने पहली पारी में 117 रन बनाए, जो उनके 93वें टेस्ट मैच में उनका 29वां टेस्ट शतक था, जिससे उन्होंने डोनाल्ड ब्रैडमैन के 29 टेस्ट शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी की। इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए उन्हें माइकल शूमाकर के माध्यम से फिएट द्वारा एक फेरारी 360 मोडेना उपहार में दी गई थी। फिर एक अभूतपूर्व क्रम में उन्होंने अगली 4 पारियों में सिर्फ 0, 8 और 0 रन बनाए। उन्होंने आखिरी टेस्ट में 41 और 86 रन बनाकर फॉर्म में वापसी की, जिसमें एक अर्धशतक शामिल था। हालांकि भारत श्रृंखला हार गया। इस अवधि में अगस्त 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में तेंदुलकर ने अपने 99वें टेस्ट मैच में ब्रैडमैन के रिकॉर्ड को पार करते हुए अपना 30वां टेस्ट शतक बनाया। 2003 क्रिकेट विश्व कप। तेंदुलकर ने 2003 क्रिकेट विश्व कप में 11 मैचों में 673 रन बनाए, जिससे भारत फाइनल में पहुंचा। ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की, जबकि तेंदुलकर को मैन ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार दिया गया। उन्होंने उस वर्ष वनडे क्रिकेट में भारी स्कोर करना जारी रखा, जिसमें न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की त्रिकोणीय श्रृंखला में 2 शतक शामिल थे। अंशकालिक गेंदबाज के रूप में उन्होंने त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल में एक थके हुए शतकवीर मैथ्यू हेडन को आउट किया। 2003-04 ऑस्ट्रेलिया का दौरा। भारत ने 2003-04 में ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था और श्रृंखला ड्रा रही थी, जिसमें तेंदुलकर ने श्रृंखला के आखिरी टेस्ट में अपनी छाप छोड़ी थी। उन्होंने सिडनी में 55.27 की स्ट्राइक रेट से 436 गेंदों में 33 चौकों की मदद से नाबाद 241 रन बनाए थे, जिससे भारत लगभग अपराजेय स्थिति में आ गया था। उन्होंने पारी के दौरान क्रीज पर 613 मिनट बिताए। इसके बाद उन्होंने टेस्ट की दूसरी पारी में नाबाद 60 रन बनाए। इस टेस्ट मैच से पहले उनका फॉर्म असामान्य रूप से बहुत खराब था। पिछले 3 टेस्ट मैचों की सभी 6 पारियों में वे असफल रहे थे। यह कोई अपवाद नहीं था कि 2003 टेस्ट क्रिकेट में उनका सबसे खराब साल था, जिसमें 17.00 की औसत और सिर्फ एक अर्धशतक था। तेंदुलकर ने अगली श्रृंखला में मुल्तान में पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 194 रन बनाए। भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ ने तेंदुलकर के 200 रन तक पहुंचने से पहले ही पारी घोषित कर दी थी। अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो यह चौथी बार होता जब उन्होंने टेस्ट मैचों में यह मील का पत्थर पार किया होता। तेंदुलकर ने कहा कि वह निराश थे और घोषणा ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया था। कई पूर्व क्रिकेटरों ने टिप्पणी की कि द्रविड़ की घोषणा खराब स्वाद में थी। मैच के बाद, जिसे भारत ने जीता, द्रविड़ ने कहा कि इस मामले पर आंतरिक रूप से चर्चा की गई थी और इसे शांत कर दिया गया था।
इसके बाद टेनिस एल्बो की चोट ने तेंदुलकर को काफी परेशान किया, जिसके कारण वे साल के अधिकांश समय टीम से बाहर रहे और 2004 में ऑस्ट्रेलिया के भारत दौरे पर केवल अंतिम 2 टेस्ट के लिए ही वापस आए। उन्होंने उस श्रृंखला में मुंबई में तेज 55 रन बनाकर भारत की जीत में भूमिका निभाई। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने श्रृंखला 2-1 से जीत ली। प्रदर्शन में गिरावट 2-0-0-5-0-6 सूखा दौर 10 दिसंबर 2005 को फिरोज शाह कोटला में तेंदुलकर ने श्रीलंकाई टीम के खिलाफ रिकॉर्ड तोड़ 35वां टेस्ट शतक बनाया। इसके बाद तेंदुलकर ने टेस्ट शतक के बिना अपने करियर का सबसे लंबा अपडेट की जरूरत है दौर झेला। मई 2007 में बांग्लादेश के खिलाफ 101 रन बनाने से पहले 17 पारी बीत गईं। तेंदुलकर ने 6 फरवरी 2006 को पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अपना 39वां वनडे शतक बनाया। उन्होंने 11 फरवरी 2006 को पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे इंटरनेशनल में 42 रन बनाए और फिर 13 फरवरी 2006 को लाहौर में प्रतिकूल तेज परिस्थितियों में 95 रन बनाए, जिसने भारतीय जीत की नींव रखी। 19 मार्च 2006 तेंदुलकर ने 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला बिना किसी अर्धशतक के समाप्त की और कंधे के ऑपरेशन की आवश्यकता ने उनकी दीर्घायु के बारे में और अधिक सवाल खड़े कर दिए। तेंदुलकर की वापसी मलेशिया में डीएलएफ कप में हुई और वे चमकने वाले एकमात्र भारतीय बल्लेबाज थे। 14 सितंबर 2006 को वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने वापसी मैच में तेंदुलकर ने अपने 40वें वनडे शतक के साथ अपने आलोचकों को जवाब दिया, जो मानते थे कि उनका करियर लगातार ढलान पर है। हालांकि उन्होंने नाबाद 141 रन बनाए, लेकिन वेस्टइंडीज ने बारिश से प्रभावित मैच डीएल पद्धति से जीत लिया। 2007 क्रिकेट विश्व कप। अधिक जानकारी। क्रिकेट विश्व कप में भारत 2007 विश्व कप में भारत 2007 विश्व कप की तैयारी के दौरान भारतीय कोच ग्रेग चैपल ने तेंदुलकर के रवैये की आलोचना की थी। चैपल को कथित तौर पर लगा कि तेंदुलकर निचले क्रम में ज्यादा उपयोगी होंगे, जबकि तेंदुलकर को लगा कि उनके लिए पारी की शुरुआत करना बेहतर होगा, जो भूमिका उन्होंने अपने करियर के अधिकांश समय में निभाई थी। चैपल का यह भी मानना था कि तेंदुलकर की बार बार की असफलता टीम की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा रही थी। भावनाओं के एक दुर्लभ प्रदर्शन में तेंदुलकर ने चैपल के नाम पर की गई टिप्पणियों पर प्रहार करते हुए कहा कि किसी भी कोच ने कभी यह नहीं कहा कि क्रिकेट के प्रति उनका रवैया गलत है। 7 अप्रैल 2007 को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने तेंदुलकर को एक नोटिस जारी कर मीडिया के सामने की गई उनकी टिप्पणियों के लिए स्पष्टीकरण मांगा। वेस्टइंडीज में विश्व कप में तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ की अगुवाई वाली भारतीय क्रिकेट टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। निचले क्रम में बल्लेबाजी करने के लिए भेजे गए तेंदुलकर ने बांग्लादेश के खिलाफ 7, बरमूडा के खिलाफ नाबाद 57 और श्रीलंका के खिलाफ 0 रन बनाए। नतीजतन ग्रेग के भाई पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान इयान चैपल ने अपने अखबार के कॉलम में तेंदुलकर को संन्यास लेने के लिए कहा। बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ हार के बाद तेंदुलकर डिप्रेशन में चले गए और उन्होंने क्रिकेट से संन्यास लेने के बारे में सोचा, लेकिन विव रिचर्ड्स और अजीत तेंदुलकर ने उन्हें रोक लिया। तेंदुलकर के अनुसार 23 मार्च 2007 को बांग्लादेश के खिलाफ हार उनके क्रिकेट करियर के सबसे बुरे दिनों में से एक है। पुराने स्वरूप और स्थिरता पर लौटें। 2007 में भारत के बांग्लादेश दौरे के दौरान एक टेस्ट सीरीज में तेंदुलकर ने अपने ओपनिंग स्लॉट में वापसी की और उन्हें मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फ्यूचर कप के पहले 2 मैचों में 99 और 93 रन बनाकर इसे जारी रखा। दूसरे मैच के दौरान वह एक दिवसीय मैचों में 15,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी भी बने। वह अग्रणी रन स्कोरर थे और उन्हें मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। 28 जुलाई 2007 को नॉटिंघम टेस्ट के दूसरे दिन तेंदुलकर 11,000 टेस्ट रन पूरे करने वाले तीसरे क्रिकेटर बन गए। इंग्लैंड के खिलाफ इसके बाद की एक दिवसीय श्रृंखला में तेंदुलकर 53.42 की औसत के साथ भारत के अग्रणी रन स्कोरर थे। अक्टूबर 2007 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक दिवसीय श्रृंखला में तेंदुलकर 278 रन के साथ अग्रणी भारतीय रन स्कोरर थे। तेंदुलकर 2007 में 90 और 100 के बीच 5 बार आउट हुए, जिसमें 3 बार 99 पर आउट होना भी शामिल है, जिसके चलते कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि वह अपनी पारी के इस चरण में घबराहट से निपटने के लिए संघर्ष करते हैं। तेंदुलकर अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर के दौरान 27 बार 90 के दशक में आउट हुए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ 5 वनडे मैचों की सीरीज में मोहाली में दूसरे मैच में 99 रन पर उमर गुल की गेंद पर कामरान अकमल ने उन्हें कैच कर लिया और उस सीरीज के चौथे मैच में वह दूसरी बार 90 के दशक में आउट हुए। गुल की एक गेंद को अपने स्टंप पर खींचने से पहले 97 रन बनाए। 2007-08 ऑस्ट्रेलिया का दौरा।
2008 में भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सिडनी टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलियाई एंड्रयू साइमंड्स ने भारतीय हरभजन सिंह पर उन्हें बंदर कहकर नस्लवादी शब्दावली का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। इस मामले को मीडिया ने मंकी गेट करार दिया। सुनवाई के बाद सिंह को मैच आईसीसी रेफरी ने निलंबित कर दिया था। सचिन तेंदुलकर उस समय नॉन स्ट्राइकर छोर पर खड़े थे जब साइमंड्स ने दावा किया कि नस्लवादी टिप्पणी हुई थी। सुनवाई में तेंदुलकर ने आईसीसी मैच रेफरी माइक प्रॉक्टर से कहा कि वह यह नहीं बता सकते कि सिंह ने साइमंड्स से वास्तव में क्या कहा, लेकिन अगली सुनवाई में तेंदुलकर ने अपना रुख बदल दिया और कहा कि साइमंड्स ने बंदर नहीं बल्कि तेरी मां की कहा था। अपनी आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे में तेंदुलकर ने लिखा, तेरी मां की यह एक अभिव्यक्ति है जिसका उपयोग हम अक्सर उत्तर भारत में अपना गुस्सा निकालने के लिए करते हैं और मेरे लिए यह सब खेल का हिस्सा है। अगले दिनों में यह मामला बड़ा हो गया और लगभग इस दौरे को रद्द करने की नौबत आ गई। रेफरी ने सिंह को 3 टेस्ट के लिए निलंबित कर दिया, लेकिन अपील और सुनवाई में तेंदुलकर के बयान के बाद निलंबन को पलट दिया गया। एंड्रयू साइमंड्स ने बाद में मंकी गेट 10 ईयर्स ऑन में कहा, जो इस मामले पर आधारित एक वृत्तचित्र था। जब मैंने आईपीएल फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस के लिए खेलना शुरू किया, एक बार हरभजन सिंह मेरे पास आए और माफी मांगी। साइमंड्स ने वृत्तचित्र में कहा, हम एक रात बारबेक्यू, ड्रिंक और डिनर के लिए एक बहुत अमीर आदमी के घर गए और पूरी टीम वहां थी और उसके वहां मेहमान थे और हरभजन ने कहा, दोस्त क्या मैं तुमसे 1 मिनट के लिए बाहर बगीचे में बात कर सकता हूं? वह कहता है, देखो मुझे सिडनी में तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए तुमसे माफी मांगनी है। मैं माफी मांगता हूं, हेराल्ड सन ने उद्धृत किया। तेंदुलकर को मंकी गेट पर अपना बयान बदलने के लिए कुछ ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों द्वारा अभी भी माफ नहीं किया गया है। उन्होंने तेंदुलकर को भारतीय देवता करार दिया। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2007-08 में तेंदुलकर ने असाधारण फॉर्म दिखाई और दूसरी पारी में लगातार असफल होने के बावजूद 4 टेस्ट मैचों में 493 रन बनाकर अग्रणी रन स्कोरर बन गए। तेंदुलकर ने मेलबर्न के एमसीजी में पहले टेस्ट की पहली पारी में 62 रन बनाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की 337 रनों की भारी जीत को नहीं रोक सके। सिडनी में विवादास्पद नए साल के टेस्ट में तेंदुलकर ने नाबाद 154 रन बनाए, भले ही भारत टेस्ट हार गया। यह एससीजी में उनका तीसरा शतक और कुल मिलाकर 38वां टेस्ट शतक था, जिससे पारी पूरी करने के समय उन्हें मैदान पर 326 की औसत से रन मिले। पर्थ के WACA क्रिकेट मैदान एडिलेड ओवल में चौथे टेस्ट में जो ड्रॉ पर समाप्त हुआ, उन्होंने पहली पारी में 153 रन बनाए। 5वें विकेट के लिए VVS लक्ष्मण के साथ 126 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी में शामिल होकर भारत को 4 विकेट पर 156 रन से 5 विकेट पर 282 रन के स्कोर तक पहुंचाया। उन्होंने मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार हासिल किया। भारत, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया की भागीदारी वाली एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉमनवेल्थ बैंक त्रिकोणीय श्रृंखला में तेंदुलकर एक दिवसीय मैचों में 16,000 रन पूरे करने वाले एकमात्र बल्लेबाज बने। उन्होंने यह उपलब्धि 5 फरवरी 2008 को ब्रिस्बेन के गाबा में श्रीलंका के खिलाफ हासिल की। उन्होंने श्रृंखला की शुरुआत 10, 35, 44 और 32 के स्कोर के साथ की। टूर्नामेंट के मध्य में उनका फॉर्म थोड़ा खराब हुआ, मूल शोध, लेकिन तेंदुलकर ने होबार्ट के बेलरिवे ओवल में श्रीलंका के खिलाफ भारत के जीत के मैच में जोरदार वापसी की और 54 गेंदों पर 63 रन बनाए। उन्होंने पहले फाइनल में 120 गेंदों पर नाबाद 117 रन बनाकर मैच जिताऊ पारी खेलकर श्रृंखला समाप्त की। 2008 टेस्ट में वापसी और ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ना। मार्च और अप्रैल 2008 में 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए दक्षिण अफ्रीका का दौरा हुआ। तेंदुलकर ने श्रृंखला की अपनी एकमात्र पारी में 5 गेंदों पर 0 रन बनाए। मैच में उन्हें कमर में खिंचाव हो गया और इसके परिणामस्वरूप उन्हें न केवल दूसरे और तीसरे टेस्ट से चूकना पड़ा, बल्कि बांग्लादेश से जुड़ी त्रिकोणीय श्रृंखला, 2008 एशिया कप और आईपीएल के उद्घाटन सत्र का पहला भाग भी छोड़ना पड़ा। जुलाई 2008 में भारतीय क्रिकेट टीम के श्रीलंका दौरे से पहले तेंदुलकर को ब्रायन लारा के टेस्ट 11,953 रनों के रिकॉर्ड को पार करने के लिए 177 रनों की आवश्यकता थी। हालांकि वह सभी 6 पारियों में विफल रहे और कुल 95 रन बनाए। भारत श्रृंखला हार गया और 15.83 का उनका औसत कम से कम 3 मैचों वाली टेस्ट श्रृंखला में उनका सबसे खराब था। श्रीलंका के खिलाफ अगली एक दिवसीय श्रृंखला में तेंदुलकर चोट के कारण बाहर रहे। हालांकि भारत के अगले ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान उन्होंने फिटनेस और फॉर्म में वापसी की। पहले टेस्ट में 13 और 49 रन बनाए और फिर दूसरे टेस्ट की पहली पारी में 88 रन बनाकर ब्रायन लारा का सर्वाधिक टेस्ट रन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जब वह 61 रन पर थे तब उन्होंने 12,000 रन का आंकड़ा भी छुआ।
उन्होंने इस उपलब्धि को अपने करियर के 19 वर्षों में सबसे बड़ी उपलब्धि बताया जिस दिन उन्होंने यह रिकॉर्ड हासिल किया। उन्होंने तीसरे टेस्ट में अर्धशतक और चौथे में 109 रन बनाए क्योंकि भारत ने श्रृंखला 2-0 से जीत ली और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हासिल कर ली। 2008 इंग्लैंड सीरीज। तेंदुलकर चोट के कारण इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू मैदान पर 7 मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला के पहले 3 एकदिवसीय मैचों से फिर से बाहर रहे, लेकिन उन्होंने चौथे एकदिवसीय मैच में 11 और पांचवें में 50 रन बनाए। इससे पहले कि 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के कारण श्रृंखला रद्द कर दी गई, स्कोरलाइन भारत के लिए 5-0 हो गई। इंग्लैंड दिसंबर 2008 में 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए लौटा और पहला टेस्ट, जो मूल रूप से मुंबई में आयोजित होने की योजना थी, आतंकवादी हमलों के बाद चेन्नई में स्थानांतरित कर दिया गया। उस मैच में जीत के लिए 387 रनों का पीछा करते हुए तेंदुलकर ने नाबाद 103 रन बनाए और युवराज सिंह के साथ 5वें विकेट के लिए 163 रनों की अटूट साझेदारी की। यह टेस्ट मैच की चौथी पारी में उनका तीसरा शतक था और पहला जिसके परिणामस्वरूप जीत मिली। उन्होंने यह शतक मुंबई आतंकवादी हमलों के पीड़ितों को समर्पित किया। इस पारी को ESPN क्रिकइन्फो द्वारा वर्ष के टेस्ट बल्लेबाजी प्रदर्शनों में से एक के रूप में नामित किया गया था। 2009-10 समेकन और एक दिवसीय रिकॉर्ड। 2009 की शुरुआत में भारत ने 5 एकदिवसीय मैचों के लिए श्रीलंका का फिर से दौरा किया क्योंकि पाकिस्तान में सुरक्षा स्थिति और मुंबई में हमलों के कारण पाकिस्तान श्रृंखला रद्द कर दी गई थी। तेंदुलकर ने पहले 3 मैचों में 5, 6 और 7 रन बनाए, उन सभी में लेग बिफोर विकेट आउट हुए और शेष 2 मैचों में नहीं खेले। भारत का अगला काम न्यूजीलैंड के खिलाफ एक विदेशी श्रृंखला थी जिसमें 3 टेस्ट और 5 एकदिवसीय मैच शामिल थे। एक दिवसीय श्रृंखला में तेंदुलकर ने तीसरे मैच में नाबाद 163 रन बनाए, इससे पहले कि पेट में ऐंठन के कारण उन्हें अपनी पारी समाप्त करनी पड़ी। भारत ने 392 रन बनाए, मैच जीता और अंततः श्रृंखला 3-1 से जीती। तेंदुलकर ने पहले टेस्ट में 160 रन बनाए, जो उनका 42वां टेस्ट शतक था और भारत जीत गया। उन्होंने दूसरे टेस्ट में 49 और 64 और तीसरे में 62 और 9 रन बनाए, जिसमें बारिश के कारण आखिरी दिन खेल रोक दिया गया था और भारत को जीत के लिए केवल 2 विकेट चाहिए थे। भारत ने श्रृंखला 1-0 से जीती। तेंदुलकर ने वेस्टइंडीज के एक दिवसीय दौरे के लिए खुद को आराम दिया, लेकिन सितंबर 2009 की शुरुआत में भारत, श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच कॉम्पैक्ट कप ट्राई सीरीज के लिए वापस आ गए। उन्होंने फाइनल में 138 रन बनाने से पहले लीग मैचों में 46 और 27 रन बनाए क्योंकि भारत ने 319 रन बनाए और 46 रनों से जीत हासिल की। यह एक दिवसीय टूर्नामेंट के फाइनल में तेंदुलकर का छठा शतक था और इस तरह के फाइनल में 50 से अधिक का उनका लगातार तीसरा स्कोर था। तेंदुलकर ने दक्षिण अफ्रीका में ICC चैंपियंस ट्रॉफी में केवल एक पारी खेली, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ 8 रन बनाए और भारत हार गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगला मैच बारिश के कारण रद्द कर दिया गया और वे वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे मैच में पेट में संक्रमण के कारण बाहर हो गए क्योंकि भारत बाहर हो गया। ऑस्ट्रेलिया अक्टूबर में भारत में 7 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के लिए लौटा और तेंदुलकर ने पहले 4 मैचों में 14, 4, 32 और 40 रन बनाए। 5वें मैच में श्रृंखला 2-2 से बराबर होने पर ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवरों में 350/4 का स्कोर बनाया। तेंदुलकर ने अपना 45वां एक दिवसीय शतक बनाया, 141 गेंदों पर 175 रन बनाए। जब ऐसा लग रहा था कि वह भारत को बड़ी जीत के लक्ष्य तक पहुंचा देंगे, तो उन्होंने डेब्यू करने वाले गेंदबाज क्लिंट मैके की धीमी गेंद को शॉर्ट फाइन लेग पर स्कूप करने की कोशिश की, लेकिन नाथन हॉरिट्स ने उन्हें कैच कर लिया। जब भारत को जीत के लिए 18 गेंदों पर 19 रन चाहिए थे और 4 विकेट बचे थे, भारतीय पुछल्ले बल्लेबाज ढह गए और ऑस्ट्रेलिया ने मैच 3 रन से जीत लिया। इस मैच के दौरान तेंदुलकर 17,000 एक दिवसीय रन तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी भी बने और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत स्कोर हासिल किया, साथ ही हार में तीसरा सबसे बड़ा स्कोर भी बनाया। इस पारी को ESPN क्रिकइन्फो द्वारा 2009 के सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय बल्लेबाजी प्रदर्शन के रूप में चुना गया था। 2009 से 10 में श्रीलंका के खिलाफ 5 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला में तेंदुलकर ने पहले 4 मैचों में 69, 43, नाबाद 96 और 8 रन बनाए। 5वां मैच छोड़ दिया गया क्योंकि पिच को अनुपयुक्त और संभावित रूप से खतरनाक माना गया था। भारत ने श्रृंखला 3-1 से जीती। इसके बाद हुई टेस्ट सीरीज में उन्होंने पहले टेस्ट में नाबाद 100 रन बनाए, जो ड्रा रहा, और दूसरे और तीसरे टेस्ट में क्रमशः 40 और 53 रन बनाए क्योंकि भारत ने दोनों टेस्ट में पारी की जीत हासिल की और श्रृंखला 2-0 से जीत ली।
तेंदुलकर ने 2010 में बांग्लादेश में वनडे त्रिकोणीय श्रृंखला के लिए खुद को आराम दिया, लेकिन बाद की टेस्ट श्रृंखला में खेले। उन्होंने पहले टेस्ट में नाबाद 105 और 16 रन बनाए और दूसरे में 143 रन बनाए। भारत ने दोनों टेस्ट जीते। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में तेंदुलकर ने पहले टेस्ट में 7 और 100 रन बनाए। इसके बाद उन्होंने दूसरे टेस्ट की पहली पारी में 106 रन बनाए, जो टेस्ट क्रिकेट में उनका 47वां शतक था। यह लगातार टेस्ट मैचों में उनका चौथा शतक भी था और यह उपलब्धि हासिल करने वाले वह चौथे भारतीय थे। इसके बाद की एक दिवसीय श्रृंखला के दूसरे मैच में तेंदुलकर ने नाबाद 200 रन बनाए, जो एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने, और उन्होंने पाकिस्तान के सईद अनवर और जिम्बाब्वे के चार्ल्स कॉवेंट्री द्वारा संयुक्त रूप से बनाए गए 194 के पिछले सर्वोच्च स्कोर को तोड़ा। 2011-12 विश्व कप जीत और अंतिम वर्ष। फरवरी से अप्रैल तक बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका ने 2011 विश्व कप की मेजबानी की। 2 शतकों सहित 53.55 की औसत से 482 रन बनाकर तेंदुलकर टूर्नामेंट के लिए भारत के अग्रणी रन स्कोरर थे। केवल श्रीलंका के तिलकरत्ने दिलशान ने 2011 टूर्नामेंट में अधिक रन बनाए और उन्हें आईसीसी टीम ऑफ द टूर्नामेंट में नामित किया गया। भारत ने फाइनल में श्रीलंका को हराया। जीत के तुरंत बाद तेंदुलकर ने टिप्पणी की कि विश्व कप जीतना मेरे जीवन का सबसे गौरवपूर्ण क्षण है। मैं खुशी के अपने आंसुओं को नियंत्रित नहीं कर सका। भारत को जून में वेस्टइंडीज का दौरा करना था, हालांकि तेंदुलकर ने भाग नहीं लेने का फैसला किया। वह जुलाई में भारत के इंग्लैंड दौरे के लिए टीम में लौट आए। पूरे दौरे के दौरान मीडिया में इस बात को लेकर काफी हाइप थी कि क्या तेंदुलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, टेस्ट और वनडे दोनों में अपना 100वां शतक बना पाएंगे। हालांकि टेस्ट में उनका उच्चतम स्कोर 91 था। तेंदुलकर ने श्रृंखला में 34.12 की औसत से रन बनाए और इंग्लैंड ने 4-0 से जीत हासिल की और भारत को टेस्ट टीम के नंबर 1 रैंक से हटा दिया। 2001 में तेंदुलकर के दाहिने पैर में लगी चोट फिर उभर आई और परिणामस्वरूप उन्हें उसके बाद हुई एक दिवसीय श्रृंखला से बाहर कर दिया गया। 2011 में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें आईसीसी द्वारा विश्व टेस्ट एकादश में नामित किया गया था। इयान चैपल भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद तेंदुलकर के प्रदर्शन से खुश नहीं थे। उनका कहना है कि तेंदुलकर का अपने 100वें शतक की चाहत पूरी टीम के लिए एक बाधा साबित हुई है और इसने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उनके प्रदर्शन को प्रभावित किया है। भारत के पूर्व विश्व कप विजेता कप्तान और ऑलराउंडर कपिल देव ने भी अपनी राय व्यक्त की है कि तेंदुलकर को विश्व कप के बाद वनडे से संन्यास ले लेना चाहिए था। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जोफ लॉसन ने कहा है कि तेंदुलकर को यह तय करने का अधिकार है कि उन्हें कब संन्यास लेना है। हालांकि उन्होंने कहा कि तेंदुलकर को इसमें बहुत देर नहीं करनी चाहिए। बीसीसीआई की चयन समिति ने उम्मीद के मुताबिक अगस्त 2012 में न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू होने वाली आगामी श्रृंखला के लिए तेंदुलकर को राष्ट्रीय टेस्ट टीम में शामिल किया। 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक। 16 मार्च 2012 को तेंदुलकर ने मीरपुर में आयोजित एशिया कप में बांग्लादेश के खिलाफ मैच में अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। यह एक अग्रणी उपलब्धि थी क्योंकि वह इस ऐतिहासिक उपलब्धि तक पहुंचने वाले पहले क्रिकेटर बने। यह शतक न केवल तेंदुलकर के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर था, बल्कि यह बांग्लादेश के खिलाफ उनका पहला वनडे शतक भी था। इस मील के पत्थर पर व्यापक मीडिया का ध्यान और सार्वजनिक आकर्षण के बावजूद तेंदुलकर ने स्वीकार किया कि यह उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण समय था, क्योंकि अपने 100वें शतक पर लगातार ध्यान केंद्रित करना मानसिक रूप से कठिन काम बन गया था। तेंदुलकर के शानदार शतक के बावजूद भारत बांग्लादेश के खिलाफ जीत हासिल करने में असमर्थ रहा, जिसके परिणामस्वरूप 5 विकेट के अंतर से हार हुई। घरेलू रिटर्न। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 समान उदाहरणों में आउट होने और फॉर्म में गिरावट का सामना करने के बाद तेंदुलकर घर पर इंग्लैंड सीरीज से पहले कुछ फॉर्म वापस पाने के लिए रणजी ट्रॉफी में लौट आए। 2 नवंबर 2012 को रेलवे के खिलाफ मुंबई के लिए एक मैच में। 2009 के बाद से यह उनका पहला रणजी ट्रॉफी मैच था। उन्होंने 136 गेंदों पर 21 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 137 रन बनाए और अपनी टीम को पहले दिन स्टंप तक 4 विकेट पर 344 रन तक पहुंचाया। हालांकि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के पहले 2 टेस्ट मैचों में खराब फॉर्म और 26 नवंबर 2012 को उस सीरीज के दूसरे मैच में भारत को 10 विकेट से अपमानित किए जाने के कारण कुछ लोगों ने भारतीय टीम में उनकी जगह पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है।
द हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि तेंदुलकर ने राष्ट्रीय मुख्य चयनकर्ता संदीप पाटिल के साथ चर्चा की, जिसमें उन्होंने कहा कि वह अपने भविष्य का फैसला चयनकर्ताओं पर छोड़ देंगे क्योंकि वह कोई रन नहीं बना रहे हैं। हालांकि बाद में इस अटकल को झूठा माना गया। फिर उन्होंने 2012 से 13 रणजी ट्रॉफी के नॉकआउट चरण में खेलने का फैसला किया। उन्होंने मुर्तुजा वाहोरा की गेंद पर बोल्ड होने से पहले बड़ौदा के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में 108 रन बनाए, जहां तेंदुलकर वानखेड़े स्टेडियम में तीसरे विकेट के लिए सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर 150 के साथ 234 रन की साझेदारी में शामिल थे। मुंबई ने अंततः 645/9 का स्कोर बनाया और पहली पारी की बढ़त के आधार पर जीत हासिल की। पालम ए ग्राउंड पर सर्विसेज के खिलाफ सेमीफाइनल में जब मुंबई 23/3 पर थी, तेंदुलकर ने 75 गेंदों में 56 रन बनाए और अभिषेक नायर 70 के साथ चौथे विकेट के लिए 81 रन की साझेदारी की और मुंबई ने अंततः बारिश की देरी के कारण मैच के छठे दिन में जाने के बाद पहली पारी की बढ़त के आधार पर जीत हासिल की। मुंबई ने अंततः रणजी ट्रॉफी 2012 से 13 जीती। उन्होंने मुंबई के लिए ईरानी ट्रॉफी में भी खेला, जहां उन्होंने शेष भारत के खिलाफ 140 रन बनाए और शेष भारत के 526 रनों के जवाब में मुंबई को 409 रन बनाने में मदद की। यह प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उनका 81वां शतक भी था, जिसने सुनील गावस्कर के सर्वाधिक प्रथम श्रेणी शतकों के भारतीय रिकॉर्ड की बराबरी की। निवृत्ति। इंग्लैंड के खिलाफ 2012 की श्रृंखला के दौरान लगातार खराब प्रदर्शन के बाद तेंदुलकर ने 23 दिसंबर 2012 को एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। हालांकि उन्होंने कहा कि वह खेल के टेस्ट प्रारूप में प्रतिनिधित्व के लिए उपलब्ध रहेंगे। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से उनके संन्यास की घोषणा पर पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने आश्चर्य व्यक्त किया, यह देखते हुए कि तेंदुलकर अभी भी पाकिस्तान के खिलाफ आगामी श्रृंखला में भाग ले सकते थे। अनिल कुंबले ने तेंदुलकर के नाम के बिना भारतीय एक दिवसीय टीम की कल्पना करने की कठिनाई पर विचार किया, जबकि जवागल श्रीनाथ ने खेल पर तेंदुलकर के परिवर्तनकारी प्रभाव को स्वीकार किया, जिसकी शुरुआत 1994 में न्यूजीलैंड में सलामी बल्लेबाज के रूप में उनके पदार्पण से हुई थी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2006 में एक T20 अंतर्राष्ट्रीय खेलने के बाद उन्होंने कहा कि वह फिर से इस प्रारूप में नहीं खेलेंगे। उन्होंने अपनी टीम मुंबई इंडियंस द्वारा 26 मई को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में चेन्नई सुपर किंग्स को 23 रनों से हराकर इंडियन प्रीमियर लीग 2013 जीतने के बाद IPL से संन्यास की घोषणा की। उन्होंने सितंबर से अक्टूबर 2013 में भारत में मुंबई इंडियंस के लिए 2013 चैंपियंस लीग 2020 खेलने के बाद 2020 क्रिकेट और सीमित ओवरों के क्रिकेट से संन्यास ले लिया। 10 अक्टूबर 2013 को तेंदुलकर ने घोषणा की कि वह नवंबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के बाद सभी तरह के क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे। उनके अनुरोध पर BCCI ने व्यवस्था की कि दोनों मैच कोलकाता और मुंबई में खेले जाएं ताकि विदाई उनके घरेलू मैदान पर हो। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपनी आखिरी टेस्ट पारी में 74 रन बनाए। इस तरह टेस्ट क्रिकेट में 16,000 रन पूरे करने से 79 रन से चूक गए। उनके बाद बल्लेबाजी करने वाले अगले व्यक्ति भविष्य के कप्तान विराट कोहली थे। बंगाल क्रिकेट संघ और मुंबई क्रिकेट संघ ने खेल से उनकी सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किए। क्रिकेट, राजनीति, बॉलीवुड और अन्य क्षेत्रों की विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों। सेवानिवृत्ति के बाद जुलाई 2014 में उन्होंने लॉर्ड्स में बाइसेंटेनरी सेलिब्रेशन मैच में MCC की ओर से कप्तानी की। दिसंबर 2014 में उन्हें ICC क्रिकेट विश्व कप 2015 आयोजन का राजदूत घोषित किया गया। यह उनका दूसरा कार्यकाल है क्योंकि वे पहले ही ICC क्रिकेट विश्व कप 2011 के राजदूत का पद संभाल चुके हैं। उन्हें क्रिकेट विश्व कप 2011 और 2015 के लगातार कार्यकाल में ICC क्रिकेट विश्व कप के राजदूत का पद मिला। प्रदर्शनी और चैरिटी मैच। तेंदुलकर ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर शेन वार्न के साथ साझेदारी में प्रदर्शनी क्रिकेट मैचों का आयोजन किया। क्रिकेट ऑल स्टार्स अमेरिका में बेसबॉल स्टेडियमों में आयोजित किए गए और इसमें सेवानिवृत्त खिलाड़ी शामिल हुए, जिनमें से कुछ सौरव गांगुली, शोएब अख्तर, वसीम अकरम थे। 8 फरवरी 2020 को उन्होंने बुशफायर क्रिकेट बैश में खेला, जो ऑस्ट्रेलियाई बुशफायर पीड़ितों के लिए धन जुटाने के लिए आयोजित एक चैरिटी मैच था। उन्होंने 2020 से 21 रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में इंडिया लीजेंड्स टीम की कप्तानी की और टूर्नामेंट में भारतीय टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। उन्होंने द बिग अपील के दौरान पोंटिंग 11 के लिए कोच के रूप में काम किया। पारी के ब्रेक के दौरान उन्होंने पेरी के अनुरोध पर एलिस पेरी और एनाबेल सदरलैंड के खिलाफ 1 ओवर बल्लेबाजी की। इंडियन प्रीमियर लीग।
तेंदुलकर को 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग 2020 प्रतियोगिता के उद्घाटन में अपने घरेलू पक्ष मुंबई इंडियंस के लिए आइकन खिलाड़ी और कप्तान बनाया गया था। एक आइकन खिलाड़ी के रूप में उन्हें $1,121,250 की राशि पर अनुबंधित किया गया था, जो टीम में दूसरे सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ी सनत जयसूर्या से 15% अधिक था। इंडियन प्रीमियर लीग के 2010 संस्करण में मुंबई इंडियंस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची। तेंदुलकर ने टूर्नामेंट के दौरान 14 पारियों में 618 रन बनाए, जिससे शॉन मार्श का एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड टूट गया। सीजन के दौरान उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया। उन्होंने 2010 आईपीएल पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और सर्वश्रेष्ठ कप्तान का पुरस्कार भी जीता। तेंदुलकर ने कप्तान के तौर पर आईपीएल में 2 अलग-अलग सीजन में 500 से ज्यादा रन बनाए हैं। सचिन तेंदुलकर ने चैंपियंस लीग 2-0 के दूसरे संस्करण के 4 लीग मैचों में मुंबई इंडियंस की कप्तानी की। उन्होंने पहले मैच में 68 और गुयाना के खिलाफ 48 रन बनाए, लेकिन शुरुआती 2 मैच हारने के बाद मुंबई इंडियंस सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने में विफल रही। तेंदुलकर ने 135 रन बनाए। 2011 के आईपीएल में कोच्चि टस्कर्स केरल के खिलाफ तेंदुलकर ने अपना पहला 20-20 शतक बनाया। उन्होंने 66 गेंदों पर नाबाद 100 रन बनाए। 2013 में तेंदुलकर ने इंडियन प्रीमियर लीग से संन्यास ले लिया और 2014 में उन्हें मुंबई इंडियंस का टीम आइकन नियुक्त किया गया। टीम के लिए उनका आखिरी मैच 2013 चैंपियंस लीग का फाइनल था, जहां उन्होंने इंडियंस की जीत में 14 रन बनाए थे। आईपीएल में अपने 78 मैचों में तेंदुलकर ने कुल 2334 रन बनाए। अपने संन्यास के समय वह प्रतियोगिता के इतिहास में 5वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। मुंबई इंडियंस ने तेंदुलकर को श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी 10 नंबर की जर्सी को रिटायर कर दिया। उन्होंने हाल ही में व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए फ्रेंचाइजी के मेंटर के रूप में पद छोड़ दिया। खेल शैली। तेंदुलकर क्रॉस डोमिनेंट हैं। वह अपने दाहिने हाथ से बल्लेबाजी, गेंदबाजी और थ्रो करते हैं, लेकिन अपने बाएं हाथ से लिखते हैं। वह नियमित रूप से नेट्स पर बाएं हाथ से थ्रो का अभ्यास भी करते थे। ESPN क्रिकइन्फो के स्तंभकार संबित बल ने उन्हें अपने समय का सबसे स्वस्थ बल्लेबाज बताया है। उनकी बल्लेबाजी पूर्ण संतुलन और शिष्टता पर आधारित है, जबकि अनावश्यक हरकतों और उत्कर्ष को सीमित करते हैं। वह भारत में विशिष्ट रूप से धीमी और कम विकेटों के लिए कम वरीयता दिखाते हैं और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में कठिन उछाल वाली पिचों पर कई शतक बनाए हैं। वह गेंद को स्क्वायर के ऊपर मारने की अपनी अनूठी पंच शैली के लिए जाने जाते हैं। वह अपनी पिक्चर परफेक्ट स्ट्रेट ड्राइव के लिए भी प्रसिद्ध हैं। 2008 में सुनील गावस्कर ने AFP में लिखे एक लेख में टिप्पणी की थी कि खेल के इतिहास में किसी भी ऐसे खिलाड़ी की कल्पना करना कठिन है जो शास्त्रीय तकनीक को कच्ची आक्रामकता के साथ जोड़ता है, जैसा कि लिटिल चैंपियन करता है। उपकरण के लिहाज से उनके बल्ले औसत बल्लेबाजों की तुलना में भारी होते हैं। सर डोनाल्ड ब्रैडमैन, जिन्हें कई लोग अब तक के सबसे महान बल्लेबाज मानते हैं, का मानना था कि तेंदुलकर की बल्लेबाजी शैली उनके जैसी ही है। उनकी जीवनी में यह कहा गया है कि ब्रैडमैन को तेंदुलकर की तकनीक, कॉम्पैक्टनेस और शॉट उत्पादन ने सबसे अधिक प्रभावित किया था और उन्होंने अपनी पत्नी से तेंदुलकर को देखने के लिए कहा था, क्योंकि उन्हें लगा था कि तेंदुलकर उनके जैसे खेलते हैं। ब्रैडमैन की पत्नी जेसी ने सहमति व्यक्त की कि वे दोनों एक जैसे दिखते हैं। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के पूर्व कोच जॉन बुकानन ने अपनी राय व्यक्त की कि तेंदुलकर अपनी पारी की शुरुआत में फुटवर्क की कमी के कारण शॉर्ट बॉल के प्रति संवेदनशील हो गए थे। बुकानन का यह भी मानना है कि तेंदुलकर को बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी खेलते समय कमजोरी है। 2004 से वे लगातार चोटों से पीड़ित रहे हैं। तब से तेंदुलकर की बल्लेबाजी कम आक्रामक रही है। अपनी बल्लेबाजी शैली में इस बदलाव को समझाते हुए उन्होंने स्वीकार किया है कि वे अलग तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले कोई भी बल्लेबाज लंबे करियर की पूरी अवधि के लिए एक ही तरह से बल्लेबाजी नहीं कर सकता है, और दूसरी बात, वे अब टीम के वरिष्ठ सदस्य हैं और इस प्रकार उन पर अधिक जिम्मेदारी है। अपने करियर के शुरुआती दौर में वे अधिक आक्रामक बल्लेबाज थे और अक्सर एक गेंद पर लगभग 1 रन के शतक बनाते थे। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी इयान चैपल ने 2007 में टिप्पणी की थी कि तेंदुलकर अब उस खिलाड़ी की तरह नहीं हैं, जैसा वे युवा होने पर थे। तेंदुलकर ने अपने प्रदर्शन में कई आधुनिक और अपरंपरागत स्ट्रोक शामिल किए हैं, जिसमें पैडल स्वीप, शॉर्ट फाइन लेग पर स्कूप और स्लिप के सिर के ऊपर से थर्ड मैन पर स्लैश शामिल हैं, खासकर अपने बाद के वर्षों में।
उन्हें अक्सर अपने शरीर की जरूरतों के हिसाब से ढलने और फिर भी लगातार रन बनाने की उनकी क्षमता के लिए सराहा जाता है। हालांकि तेंदुलकर नियमित गेंदबाज नहीं थे, लेकिन वे मध्यम गति, लेग स्पिन और ऑफ स्पिन गेंदबाजी कर सकते थे। वह अक्सर तब गेंदबाजी करते थे जब विपरीत टीम के दो बल्लेबाज लंबे समय से एक साथ बल्लेबाजी कर रहे होते थे, क्योंकि वह अक्सर साझेदारी तोड़ने में उपयोगी हो सकते थे। अपनी गेंदबाजी से उन्होंने एक से अधिक मौकों पर भारतीय जीत हासिल करने में मदद की। उन्होंने 201 अंतर्राष्ट्रीय विकेट लिए, टेस्ट में 46, एक दिवसीय मैचों में 154, जहां वे भारत के 12वें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, और 20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में एक विकेट लिया। स्वागत और विरासत। तेंदुलकर को अक्सर क्रिकेट के इतिहास में सबसे महान और सबसे प्रभावशाली क्रिकेटरों में से एक माना जाता है। उनके लगातार प्रदर्शन ने उन्हें दुनिया भर में प्रशंसक बना दिया, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई भीड़ भी शामिल है, जहां तेंदुलकर ने लगातार शतक बनाए हैं। उनके प्रशंसकों द्वारा सबसे लोकप्रिय कहावतों में से एक है, क्रिकेट मेरा धर्म है और सचिन मेरे भगवान हैं। ESPN क्रिकइन्फो ने उनके प्रोफाइल में उल्लेख किया है कि तेंदुलकर दुनिया में सबसे अधिक पूजे जाने वाले क्रिकेटर बने हुए हैं। अतिरिक्त उद्धरण की आवश्यकता है। 1998 में भारत के ऑस्ट्रेलियाई दौरे के दौरान मैथ्यू हेडन ने कहा था, मैंने भगवान को देखा है। वह टेस्ट मैचों में भारत में नंबर 4 पर बल्लेबाजी करता है। हालांकि भगवान के बारे में तेंदुलकर ने खुद कहा है कि मैं क्रिकेट का भगवान नहीं हूं। मैं गलतियां करता हूं, भगवान नहीं। तेंदुलकर ने 2003 में बॉलीवुड फिल्म स्टंप्ड में एक विशेष भूमिका निभाई, जिसमें वह खुद के रूप में दिखाई दिए। अविश्वसनीय फ्रिंज स्रोत। 24 फरवरी 2010 को ESPN क्रिकइन्फो साइट उस भारी ट्रैफिक को संभाल नहीं सकी जो तेंदुलकर द्वारा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में सर्वोच्च व्यक्तिगत पुरुष स्कोर का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद अनुभव किया गया था। साथ ही वह एक दिवसीय मैचों के इतिहास में 200 स्कोर करने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए थे, क्योंकि एक समय में 5 मिलियन से अधिक प्रशंसकों ने वेबसाइट देखी थी। ऐसे कई उदाहरण हैं जब तेंदुलकर के प्रशंसकों ने खेल में उनके आउट होने पर चरमपंथी गतिविधियां की हैं। कई भारतीय अखबारों की रिपोर्ट के अनुसार तेंदुलकर के 100वें शतक तक पहुंचने में विफल रहने पर दुखी होकर एक युवक ने फांसी लगा ली। मुंबई में घर पर तेंदुलकर के प्रशंसकों की संख्या ने उन्हें एक अलग जीवन शैली जीने के लिए मजबूर किया है। इयान चैपल ने कहा है कि वह तेंदुलकर की जीवन शैली का सामना करने में असमर्थ होंगे, उन्हें विग पहनना होगा और रात में ही बाहर जाकर फिल्म देखनी होगी। टिम शेरिडन के साथ एक साक्षात्कार में तेंदुलकर ने स्वीकार किया कि वह कभी कभी देर रात मुंबई की सड़कों पर शांत ड्राइव के लिए जाते थे, जब वह कुछ शांति और मौन का आनंद ले पाते थे। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 IPL सीजन में उन्होंने मुंबई इंडियंस टीम के लिए मेंटर के रूप में काम किया। पुरस्कार और सम्मान। राष्ट्रीय सम्मान। भारत 1994 खेलों में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार। 1997-98 खेल रत्न पुरस्कार, खेल में उपलब्धि के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान। 1999 पद्मश्री, भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। 2001 महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, महाराष्ट्र राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। 2008 पद्म विभूषण, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। 2010 मानद ग्रुप कैप्टन। 2014 भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। ऑस्ट्रेलिया 2012 ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा दिया गया ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का मानद सदस्य। खेल सम्मान। 1997 विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर। 1998-2010 विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। 2001 मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने वानखेड़े स्टेडियम के एक स्टैंड का नाम बदलकर सचिन तेंदुलकर के नाम पर रखा। 2002 टेस्ट क्रिकेट में डॉन ब्रैडमैन के 29 शतकों की बराबरी करने की तेंदुलकर की उपलब्धि की याद में फॉर्मूला 1 F1 टीम फेरारी ने उन्हें 23 जुलाई को ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स की पूर्व संध्या पर अपने पैडॉक में आमंत्रित किया, ताकि F1 विश्व चैंपियन माइकल शूमाकर से फेरारी 360 मोडेना प्राप्त कर सकें। 2003 से 2003 क्रिकेट विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। 2004, 2007, 2010 ICC विश्व वनडे 11। 2006-07, 2009-10 वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के लिए पॉली उमरीगर पुरस्कार। 2009, 2010, 2011 ICC विश्व टेस्ट 11। 2010 खेल में उत्कृष्ट उपलब्धि और लंदन में द एशियन अवार्ड्स में पीपुल्स चॉइस अवार्ड। 2010 वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी।
2010 एलजी पीपुल्स चॉइस अवार्ड। 2010 भारतीय वायुसेना द्वारा मानद ग्रुप कैप्टन बनाया गया। 2011 कैस्ट्रॉल इंडियन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड। 2012 विजडन इंडिया उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार। 2013 इंडिया पोस्ट ने तेंदुलकर का एक डाक टिकट जारी किया और वह मदर टेरेसा के बाद अपने जीवन काल में ऐसा डाक टिकट जारी करने वाले दूसरे भारतीय बन गए। 2014 ESPN क्रिकइन्फो क्रिकेटर ऑफ द जेनरेशन। 2017 सातवें एशियाई पुरस्कार में एशियाई पुरस्कार फेलोशिप पुरस्कार। 2019 आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। 2020 सर्वश्रेष्ठ खेल क्षण के लिए लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2000 से 2020। 2023 उनके 50वें जन्मदिन पर प्रतिष्ठित शारजाह क्रिकेट स्टेडियम के वेस्ट स्टैंड का नाम बदलकर सचिन तेंदुलकर स्टैंड कर दिया गया है। कैरियर के आंकड़े। तेंदुलकर 15,921 रनों के साथ टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं और 18,426 रनों के साथ एक दिवसीय मैचों में भी। वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी रूपों टेस्ट, एक दिवसीय और 2020 में संयुक्त रूप से 30,000 से अधिक रन बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। वह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त क्रिकेट प्रथम श्रेणी लिस्ट ए और 2020 के सभी रूपों में 50,000 रन बनाने वाले 16वें खिलाड़ी और पहले भारतीय हैं। उन्होंने यह उपलब्धि 5 अक्टूबर 2013 को त्रिनिदाद और टोबैगो के खिलाफ अपनी आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस के लिए चैंपियंस लीग 2020 मैच के दौरान हासिल की थी। तेंदुलकर ने 7 बार एक दिवसीय मैचों में एक कैलेंडर वर्ष में 1000 से अधिक रन बनाए हैं और 1998 में उन्होंने 1894 रन बनाए, जो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए एक कैलेंडर वर्ष में किसी भी खिलाड़ी द्वारा बनाए गए सबसे अधिक रनों का रिकॉर्ड है। वह एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर हैं। तेंदुलकर राहुल द्रविड़ के साथ मिलकर आज तक की सबसे सफल टेस्ट क्रिकेट साझेदारी में से एक थे। साथ में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 50 से अधिक रनों की साझेदारी औसत से भारत के लिए 6,920 रन बनाए। वह टेस्ट क्रिकेट में 12,000, 13,000, 14,000 और 15,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने। साथ ही वह खेल के उस रूप में 11,000 रन पार करने वाले तीसरे बल्लेबाज और पहले भारतीय भी बने। वह एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 10,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी भी थे और एक दिवसीय क्रिकेट इतिहास में पार किए गए हर 1,000 रन के आंकड़े को पार करने वाले पहले खिलाड़ी भी थे। 8 नवंबर 2011 को तेंदुलकर टेस्ट क्रिकेट में 15,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने। तेंदुलकर ने क्रिकेट विश्व कप में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। वह 1996 क्रिकेट विश्व कप में कुल 523 रन के साथ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे और 2003 क्रिकेट विश्व कप में भी 673 रन के साथ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। सदियों तेंदुलकर के नाम टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक 51 लगाने का रिकॉर्ड है और वह वनडे में सबसे ज्यादा शतक 49 लगाने के मामले में विराट कोहली के बाद दूसरे नंबर पर हैं। टेस्ट और वनडे में मिलाकर उनके नाम सबसे ज्यादा शतक हैं। वह टेस्ट क्रिकेट में 50 शतक लगाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं और सभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मिलाकर 50 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी थे। 6 नवंबर 2008 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-0-8-0-9 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट मैच में तेंदुलकर ऑस्ट्रेलिया के एलन बॉर्डर को पीछे छोड़कर टेस्ट क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा बार 50 रन का आंकड़ा पार करने वाले खिलाड़ी बन गए और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 11 टेस्ट शतक बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी भी बने, जैक हॉब्स की बराबरी की, जिन्होंने 70 साल से अधिक समय पहले रिकॉर्ड बनाया था। 2011 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप चरणों के दौरान इंग्लैंड के खिलाफ अपने शतक के बाद वह 6 शतकों के साथ क्रिकेट विश्व कप में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए और विश्व कप क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने। 16 मार्च 2012 को तेंदुलकर ने एशिया कप 2012 के दौरान बांग्लादेश के खिलाफ अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाया। जीत। उनके नाम सबसे ज्यादा टेस्ट मैच 200 और सबसे ज्यादा वनडे मैच 463 खेलने का विश्व रिकॉर्ड भी है। तेंदुलकर टेस्ट क्रिकेट में 72 जीत और वनडे में 234 जीत के साथ सबसे ज्यादा जीत का हिस्सा रहे हैं और रिकी पोंटिंग 262, महिला जयवर्धने 241 के बाद वनडे जीत में दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं। मैन ऑफ द मैच। वह टेस्ट मैचों में 13 बार मैन ऑफ द मैच और 4 बार मैन ऑफ द सीरीज रहे हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 2 बार शामिल हैं। अपने प्रदर्शन से उन्हें ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट प्रशंसकों और खिलाड़ियों से सम्मान मिला। वनडे में वह 62 बार मैन ऑफ द मैच और 15 बार मैन ऑफ द सीरीज रहे हैं।
व्यक्तिगत जीवन 24 मई 1995 को तेंदुलकर ने गुजराती मूल की बाल रोग विशेषज्ञ अंजलि मेहता से शादी की, जिनसे उनकी पहली मुलाकात 1990 में हुई थी। अंजलि ने अपनी शादी के बाद अपना मेडिकल करियर छोड़ने का फैसला किया। उनके दो बच्चे हैं, सारा और अर्जुन। तेंदुलकर मुंबई के उपनगर बांद्रा में एक बंगले में रहते हैं। तेंदुलकर एक हिंदू हैं। वह गणेश के भक्त हैं और सत्य साईं बाबा के अनुयायी हैं, जिनके दर्शन उन्होंने पहली बार 1997 में किए थे। 2011 में तेंदुलकर के 38वें जन्मदिन पर साईं बाबा की मृत्यु के कारण उन्हें अपना जन्मदिन समारोह रद्द करना पड़ा। व्यापारिक हित तेंदुलकर की लोकप्रियता ने उन्हें भारत में क्रिकेट के व्यापारिक सौदों में अग्रणी बना दिया है। 1995 में उन्होंने वर्ल्डटेल के साथ एक रिकॉर्ड खेल प्रबंधन सौदे पर हस्ताक्षर किए। इस सौदे का मूल्य 5 वर्षों में ₹300 मिलियन $3.6 मिलियन था। 2001 में उन्होंने वर्ल्डटेल के साथ 5 साल के ₹800 मिलियन $9.6 मिलियन के अनुबंध पर फिर से हस्ताक्षर किए। 2006 में तेंदुलकर के विपणन अधिकार 3 साल के ₹1.80 बिलियन $22 मिलियन के अनुबंध के माध्यम से सांची एंड सांची को बेचे गए थे। उन्होंने सचिन रमेश तेंदुलकर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड नामक एक खेल प्रबंधन संगठन शुरू किया। यह तेंदुलकर के सभी सामाजिक और वाणिज्यिक कार्यों का प्रबंधन करता है। कब? बेहतर स्रोत की आवश्यकता है। तेंदुलकर ने 2 रेस्तरां खोले हैं, तेंदुलकर कोलाबा मुंबई और सचिन मुलुंड मुंबई। तेंदुलकर मार्स रेस्टोरेंट के संजय नारंग के साथ साझेदारी में इन रेस्तरां के मालिक हैं। 2013 में तेंदुलकर को फोर्ब्स की दुनिया के सबसे अधिक कमाई वाले एथलीटों की सूची में 51वें स्थान पर रखा गया था। उनकी कुल कमाई $22 मिलियन अमेरिकी डॉलर आकी गई थी। अक्टूबर 2013 में वेल्थएक्स द्वारा तेंदुलकर की कुल संपत्ति $160 मिलियन अमेरिकी डॉलर आकी गई थी, जिससे वह भारत के सबसे धनी क्रिकेट खिलाड़ी बन गए। 2017 तक तेंदुलकर प्रसाद वी पोर्टलुरी के पीवीपी वेंचर्स के साथ मिलकर इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में केरल ब्लास्टर्स एफसी के सहमालिक थे। टीम का नाम तेंदुलकर के उपनाम मास्टर ब्लास्टर के नाम पर रखा गया था। 2016 में तेंदुलकर बेंगलुरु ब्लास्टर्स बैडमिंटन टीम के सहमालिक बन गए, जो प्रीमियर बैडमिंटन लीग में भाग लेती है। अक्टूबर 2021 में तेंदुलकर का नाम पेंडोरा पेपर्स लीक में आया था। उनके प्रतिनिधियों ने कहा कि तेंदुलकर के निवेश वैध हैं और उन पर पूरा कर लगाया गया है। राजनीतिक कैरियर अप्रैल 2012 में तेंदुलकर को राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने भारत की संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा के लिए नामित किया था। वह यह सम्मान पाने वाले पहले सक्रिय खिलाड़ी और क्रिकेटर बने। उन्होंने 4 जून को पद की शपथ ली। उन्होंने नई दिल्ली में उन्हें आवंटित बंगले को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि यह करदाताओं के पैसे की बर्बादी है क्योंकि मैं मुंबई में रहता हूं। उपस्थिति राज्यसभा में संसद सदस्य के रूप में तेंदुलकर संसद सत्रों और सदन की बहसों में उपस्थिति के संबंध में सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों में से एक थे। अन्य मनोनीत सांसदों सहित विभिन्न दलों के साथी सांसदों ने तेंदुलकर की अनुपस्थिति की आलोचना की। अपने पहले वर्ष में उन्होंने बजट या शीतकालीन सत्र के एक भी दिन भाग नहीं लिया और मानसून सत्र में उनकी उपस्थिति 5% थी। एक सांसद के रूप में अपने करियर में उन्होंने 22 प्रश्न पूछे और किसी भी बहस में भाग नहीं लिया। वह सूचना प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति का हिस्सा थे। कुल मिलाकर उनके 6 साल के कार्यकाल के लिए उनकी उपस्थिति 8% थी। अपनी उपस्थिति के बारे में आलोचना के जवाब में तेंदुलकर ने कहा कि वह व्यक्तिगत मुद्दों के कारण अनुपस्थित थे। धन का उपयोग 2015 में तेंदुलकर ने स्कूल से अनुरोध प्राप्त करने के बाद पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर के एक स्कूल को अपने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कोष से 76 लाख 2023 में ₹1.10 करोड़ या $140,000 के बराबर जारी किए। 2019 में तेंदुलकर ने पूर्वी बांद्रा में एक चिल्ड्रन पार्क के जीर्णोद्धार के लिए राज्यसभा सांसद के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें आवंटित अपने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास MP लैड फंड से 22 लाख $26,000 का योगदान दिया। राज्यसभा सांसद के रूप में अपने 6 वर्षों में तेंदुलकर ने वेतन और अन्य मासिक भत्तों के रूप में लगभग 90 लाख रुपए $1,10,000 अर्जित किए। उन्होंने अपना पूरा वेतन और भत्ते प्रधानमंत्री राहत कोष में दान कर दिए। जवाब में प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान जारी किया। प्रधानमंत्री इस विचारशील भाव को स्वीकार करते हैं और अपना आभार व्यक्त करते हैं। ये योगदान संकट में फंसे लोगों को सहायता प्रदान करने में बहुत मददगार होंगे।
जन जागरूकता और परोपकार में भूमिका। तेंदुलकर ने जिन चैरिटी मैचों में भाग लिया है उनके लिए देखें प्रदर्शनी और चैरिटी मैच। तेंदुलकर का एक धर्मार्थ संगठन है सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन। तीसरे पक्ष के स्रोत की आवश्यकता, उन्होंने अन्य संगठनों के अभियानों का भी समर्थन किया है। नवंबर 2013 से वह दक्षिण एशिया के लिए यूनिसेफ सद्भावना राजदूत और भारत के लिए इसके राष्ट्रीय राजदूत रहे हैं। स्वास्थ्य। 2003 में तेंदुलकर ने भारत में पोलियो की रोकथाम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यूनिसेफ की पहल के लिए काम किया। 2010 में तेंदुलकर के क्रूसेड अगेंस्ट कैंसर फाउंडेशन के लिए अभियान सचिन का बच्चों में कैंसर के खिलाफ धर्मयुद्ध ने 10 रुपए 25 पैसे मिलियन 2023 में 23 रुपए मिलियन या $2 2,80,000 के बराबर जुटाए। नवंबर 2021 में उन्होंने रेटिनल कैमरे दान किए जिनका उपयोग समय से पहले रेटिनोपैथी के निदान के लिए किया जा सकता है, असम के एक अस्पताल को। स्वच्छता। 2008 में तेंदुलकर स्वच्छता और सफाई को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ की पहल से जुड़ गए। तेंदुलकर ने यूनिसेफ की टीम स्वच्छ भारत अभियान का नेतृत्व किया जिसने भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन का समर्थन किया, जो भारत में स्वच्छता में सुधार के लिए समर्पित एक अभियान था। 2014 में तेंदुलकर स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नियुक्त पहली 9 हस्तियों में से एक थे। तेंदुलकर ने मुंबई में अपने दोस्तों के साथ सड़क पर झाड़ू लगाते हुए खुद का एक वीडियो पोस्ट करते हुए नामांकन स्वीकार कर लिया। 2017 में उन्होंने स्वच्छता ही सेवा अभियान में योगदान देने के लिए सफाई कर्मचारियों को बांद्रा किले की सफाई करने में मदद की। 2019 में उन्हें इंडिया टुडे ग्रुप के सफाईगिरी के 5वें संस्करण द्वारा सबसे प्रभावी स्वच्छता राजदूत से सम्मानित किया गया। कोविड-19 महामारी। मार्च 2020 में उन्होंने कोविड-19 महामारी के शुरुआती महीनों में प्रधानमंत्री राहत कोष में 25 लाख रुपए $30,000 और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री राहत कोष में 25 लाख रुपए $30,000 का दान दिया। मई 2020 में तेंदुलकर ने बृहन मुंबई नगर निगम स्कूलों के बच्चों सहित 4,000 लोगों को एक अज्ञात राशि दान की। 29 अप्रैल 2021 को भारत में महामारी की दूसरी लहर के दौरान उन्होंने मिशन ऑक्सीजन समूह को ₹1 करोड़ $1,20,000 का दान दिया, जिसने ऑक्सीजन सांद्रता उपकरणों का आयात और दान किया। शिक्षा। 18 सितंबर 2011 को तेंदुलकर ने 12 घंटे के कोका कोला एनडीटीवी सपोर्ट माई स्कूल टेलीथॉन पर 9 घंटे बिताए। इस अभियान ने देश भर के 140 सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं, विशेष रूप से छात्राओं के लिए शौचालयों के निर्माण के लिए 70 रुपए मिलियन, 2023 में 140 रुपए मिलियन या $1.7 मिलियन के बराबर जुटाए। 2009 में तेंदुलकर ने घोषणा की कि वह अपनी सास एनाबेल मेहता से जुड़े मुंबई स्थित गैरसरकारी संगठन अपनालय के माध्यम से 200 बच्चों की शिक्षा को प्रायोजित करेंगे। 2013 तक तेंदुलकर ने अपनालय के माध्यम से सालाना 200 बच्चों का समर्थन करना जारी रखा। खेल के बाद का कैरियर। क्रिकेट सलाहकार समिति। 2015 में उन्हें बीसीसीआई द्वारा क्रिकेट सलाहकार समिति (CAC) में नियुक्त किया गया था। वे वीवीएस लक्ष्मण और सौरव गांगुली के साथ समिति में 3 लोगों में से एक थे। उन पर हितों के टकराव के आरोपों के बाद उन्होंने इस नौकरी से इस्तीफा दे दिया। तारीख गायब कब बीसीसीआई द्वारा भारतीय क्रिकेट टीम के लिए मुख्य कोच नियुक्त करने के लिए CAC का गठन किया गया था। 23 जून 2016 को CAC ने अनिल कुंबले को राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया। 2019 में तेंदुलकर ने 2019 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के दौरान क्रिकेट कमेंटेटर के रूप में अपनी शुरुआत की। मीडिया में 2001 में तेंदुलकर विनोद कांबली के साथ स्टार प्लस पर कौन बनेगा करोड़पति में दिखाई दिए। 2011 में तेंदुलकर ओपस को एक विशेष पुस्तक प्रकाशक क्रैकन ओपस द्वारा जारी किया गया था। 10 प्रतियां ब्लड एडिशन का हिस्सा थीं, जिसमें तेंदुलकर के खून को हस्ताक्षर पृष्ठ के कागज के गूदे में मिलाया गया था। ब्लड एडिशन से होने वाली आय, जिसकी कीमत प्रत्येक $75,000 थी, तेंदुलकर के धर्मार्थ संगठन को दी गई। 468 अन्य संस्करण पेश किए गए, लगभग 1,000 हार्डबैक प्रतियां $2,000 से $3,000 में, एक छोटा संस्करण $200 से $300 में और एक डिजिटल संस्करण। तेंदुलकर की आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे 6 नवंबर 2014 को जारी की गई थी। इसे 1,50,289 के साथ वयस्क हार्डबैक प्रीपब्लिकेशन ऑर्डर के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए 2016 लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सूचीबद्ध किया गया था। इसे एक भूत लेखक बोरिया मजूमदार ने लिखा था। 2017 में
जेम्स एर्स्किन द्वारा निर्देशित सचिन ए बिलियन ड्रीम्स रिलीज हुई। यह तेंदुलकर के बारे में एक डॉक्यूड्रामा फिल्म है जिसमें क्रिकेट खिलाड़ियों और खेल कमेंटेटरों के साक्षात्कार शामिल हैं। फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिली। 2023 की फिल्म सचिन द अल्टीमेट विनर में सचिन नाम के एक बच्चे को दिखाया गया है जो गंभीर रूप से घायल होने के बाद क्रिकेट में वापसी करने के लिए अपने हीरो और नाम तेंदुलकर से प्रेरित होता है।